पर जब भी हमने मेट्रो को बढ़ाने की कोशिश की है, केजरीवाल जी ने उसको उसमें रुकावट लाने की कोशिश की। दादा पाटिल जी, केजरीवाल जी का समय मुझे लगता यहाँ है के लोकप्रिय प्रत्याशी, अजीब किस्म की एक्टिविटीज में, जिनको जिताने के लिए मैं आया हूँ, ऐसे जयप्रकाश जी, श्री जेपी जी, जिला के अध्यक्ष भाई अरविंद गर्ग जी, महामंत्री श्री अजय भारद्वाज जी, श्री ब्रूजमोहन देवतवाल जी, श्री जनक राज जी, श्री हरिकिशन गुप्ता जी, श्री चरण शेट्टी जी, श्री दीपक मित्तल जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, श्री विठल अवस्थी जी, महेश चंद्र शर्मा जी, केपी सिंह जी, योगेंद्र शर्मा जी, रमेश गोदवानी जी, शिवदान सिंह जी, हमारे केंद्र में मंत्री भाई सुरेश अंगड़ी जी, हमारे एस मुन्नी स्वामी जी, और आज इस इतनी बड़ी विशाल सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्र, बोलो भारत माता की। मित्रों, आज मैं सदर बाजार की, अरे सुनो यार, मैं आज सदर बाजार की दूर दूर अटारियों में खड़े, बालकनी में खड़े सभी माताओं, बहनों को, भाइयों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे बहुत पुराने वरिष्ठ नेता श्री जयप्रकाश को जिताने की अपील करने के लिए यहाँ आए। मित्रों, जयप्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई भी कार्यक्रम हो, सदस्यता अभियान हो, चुनाव लड़ना हो, लड़ाना हो, टिकट मिले न मिले, जेपी हमेशा हंसते हुए कमल का झंडा लेकर मैदान में खड़े हुए। और आज मुझे बड़ा आनंद है कि मैं एक ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता को विधायक बनाने की अपील आप लोगों को हाथ जोड़कर अपील करने के लिए यहाँ पर आया। मगर मेरा आप सबसे निवेदन है, अब सुनोगे भी, बैठ जाओ, देख लिया जेपी ने देख लिया, बैठो। मित्रों, मैं एक और बात आपको करने आया कि जेपी को जिताने के लिए जब आप कमल के निशान पर बटन दबाओ, तब आप ऐसा मत सोचना कि आपके कमल को वोट देने से, भाजपा को वोट देने से, मोदी जी को वोट देने से सिर्फ जेपी विधायक बनेंगे। मैं आपको याद कराने आया हूं मित्रों, इस बार के चुनाव आइडियोलॉजी के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले। आपका एक वोट दिल्ली और देश को सुरक्षित भी करेगा और सुरक्षित करने के काम आने वाला है। ये चुनाव जो है 8 तारीख को होने वाला है, वो चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव। एक और ये राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी खड़ी है जो जालिम बाग में नारे लगते हैं, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। वो कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। मैं आपको पूछना हूं सदर बाजार वालों, यू आर विद शाहीन बाग? जोर से बोलो, यू आर विद शाहीन बाग। ऊपर सभी लोग बोले यू आर विद शाहीन बाग। मित्रों, ये निर्लज्ज होकर कहते हैं वी आर विद शाहीन बाग। किस चीज के साथ हुआ? जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले को साथ हो। सरजी लिबाम जो कहता है
कि असम को भारत से काट दो, उसके साथ हो क्या आप? मित्रों, इन लोगों को अपना जवाब वोट दबाकर देना है आपको, हाजी नाजी से नहीं चलेगा। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। जब पाकिस्तान के आतंकवादी उरी और पुलवामा में हमला करते हैं, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकवादियों के सीने छल्ली कर दिए जाते हैं। ये दो विचारों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में आपको तय करना है। मित्रों, ये केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं भी कहता हूं विकास के मुद्दे पर भी दो हाथ हो जाए केजरीवाल। जहां पर भी चर्चा करनी है, डेट और तारीख तय कर दो, जेपी आकर खड़े रह जाएंगे आपको जवाब देने के लिए। मित्रों, मगर मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, देश की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, देश की अखंडता कोई मुद्दा नहीं, फिर भी विकास के मुद्दे पर बात करनी है केजरीवाल, मैं बात करने के लिए तैयार। मित्रों, मैं बहुत छोटा सा था, 13 साल का था, तब से राजनीति में आया हूं। 56 साल हो गए। इतने सालों तक कई चुनाव लड़े, लड़ाए, जीते, हारे। बचपन से सरकारें देखी है, सरकारों में भी रहा हूं। सरकारों के बीच में स्पर्धा क्या होती? कोई सरकारों के बीच में स्पर्धा होती है, कौन शुद्ध पीने का पानी दे दे, होती है नहीं होती है? मित्रों, दिल्ली का पानी शुद्ध है क्या बताओ? जोर से बोलो, शुद्ध है? पूरे भारत के सभी शहरों में गंदे से गंदा पीने का पानी श्री केजरीवाल हमें दे रहे हैं, और वो जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कुछ लोग तो बोतल मंगाकर पी लेंगे, मगर जो मध्यम वर्ग के है, गरीब है, वो तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। शिक्षा को बढ़ावा देने की कई बार स्पर्धा होती है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की कई बार स्पर्धा होती है, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट लाने की। ये सारी स्पर्धाओं में 5 साल में सदर बाजार वालों बताओ, कहीं भी केजरीवाल सरकार का नंबर 1 आया है क्या? आया है क्या? जोर से बोलिए, आया है क्या? कहीं नहीं आया है। भाई, आप लोग केजरीवाल के साथ अन्याय कर रहे हो। एक चीज में उसका नंबर 1 है, बताओ भाई, जरा बताओ जोर से। ये ऊपर वाले सुन नहीं पाते, जोर से बताओ। सच बात है, झूठ बोलने की अगर स्पर्धा हो जाए तो केजरीवाल को विदाउट कंपटीशन आजीवन नंबर 1 मिल जाए। मित्रों, नंबर 1। मैंने इतना झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री मेरे जीवन में नहीं। जब सरकारें चुन कर आती है, दोबारा जनादेश लेने जाती, ये हमारे दादा पाटिल बैठे, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हम दोबारा गए, गर्व के साथ हमारा चुनाव घोषणा पत्र लेकर गए थे। कितने काम हमने कर दिए। इन्होंने अपने वेबसाइट पर से चुनाव घोषणा पत्र गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि सदर बाजार वाले देख न पाए। अब वो तो सभा करने आते नहीं है, उन्होंने तय कर दिया मैं सभा नहीं करूंगा, रोड शो करूंगा, क्योंकि सभा में तो जवाब देने पड़ते हैं ना भाई, जवाब देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते हैं, तो वो सभा नहीं करेंगे। उनको ऐसा है, सभा नहीं करेंगे तो कोई किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। केजरीवाल, मुगालते में मत रहो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, हम आपको सवाल पूछेंगे, ये हमारा अधिकार है। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? क्या किया 5 साल, हिसाब मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए? मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम 1000 यूरोप जैसी नई स्कूलें बनाएंगे। सदर बाजार वालों बताओ भाई, 1000 छोड़ो, एक भी बनी है? अरे बीच में क्या हो गया है भाई, बोलो बनी है क्या? पीछे बोलो बनी है क्या? अब मैं पूछता हूं तो उनको खराब लग जाता है, बुरा मान जाते हैं। अमित शाह जी, आप दिल्ली का अपमान मत करिए। भाई मैं केजरीवाल को पूछूं
कि आपने स्कूल क्यों नहीं बनाई, इसमें आपका अपमान होगा क्या? कि केजरीवाल जी अपने आप को दिल्ली समझ चुके हैं। केजरीवाल जी, इंदिरा जी कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। क्या आप भी मानते हो केजरीवाल इज दिल्ली, दिल्ली इज केजरीवाल? भाई लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। मित्रों, इन्होंने कहा था 50 नए कॉलेज बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास कॉलेज। बोलने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते, वर्ल्ड क्लास कॉलेज। मैं उनको चैलेंज देता हूं, अगर पैसों की कमी चुनाव में हो गई है तो जेपी एक चेक आपको ऑफिशियली भेज देगा। 50 कॉलेज का एड्रेस आप दिल्ली की जनता के लिए अखबार में छपवा। 50 में से एक भी कॉलेज सदर बाजार में बना है क्या? उन्होंने कहा था 40 अस्पताल बनाएंगे, एक भी अस्पताल सदर बाजार में आया है क्या? बताओ भाइयों बहनों। उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मित्रों, मैंने एक सभा में शुरू में कहा 15 दिन पहले कि भाई सीसीटीवी कैमरा कहाँ है, लगे नहीं है। तो उन्होंने 2 सीसीटीवी कैमरा का ट्वीट कर दिया। अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं कि ये देखो 2 सीसीटीवी कैमरा। मैंने कहा भाई 15 लाख लगाने थे, आपने 1.5 लाख लगाया है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो दूसरे दिन खुश हो गए, जल्दी खुश हो जाते हैं, आप चिंता मत करो, बड़े कठिन आदमी नहीं है, बहुत जल्दी खुश हो जाते। तुरंत ट्वीट किया कि अमित शाह ने दिया सर्टिफिकेट, केजरीवाल ने किया विकास। बाद में मुझे मालूम था ऐसा होगा। तीसरे दिन मैंने कहा कि 1.5 लाख में से 1.25 लाख नरेंद्र मोदी जी की ग्रांट से लगे हुए। तो आपने क्या लगाया? मित्रों, उन्होंने कहा था 5000 बसें लाएंगे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंदर। 5000 नई बसें छोड़ो, जो बसें थी उसमें 1095 बसें कम कर दी। और उन्होंने कहा था ये माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए बसों में कमांडो रखें। कहीं इक्का दुक्का आप पार्टी का कार्यकर्ता कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया, ये माताएं बहनें भाई हो, आप डीटीसी में जाते हो, कहीं कमांडो देखा है क्या? कमांडो देखा है क्या? इन्होंने कहा था 8 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। ये हजारों की जनता खड़ी है, कोई हाथ ऊपर कर दे, हमें नौकरी मिली है। अरे ना मुंह से बोलो, हाथ ऊपर मत करो, हाथ, वरना वो कह देंगे मिली थी, देखिए हाथ ऊपर किया है। जरा मुंह से बोलिए, मिली है किसी को? मिली है। उन्होंने कहा था सारे अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बना देंगे। अब 10 दिन पहले मेरे घर पर अस्थायी कर्मचारियों का पूरा संघ आ गया। उन्होंने कहा अमित भाई, हमें स्थायी कर्मचारी बनाइए, चुनाव में हम समर्थन करेंगे। मैंने बोला भाई ऐसी शर्तें मत लगाओ, दिल्ली का भला चाहते हो तो आप भाजपा को वोट दो, परंतु ये बताओ कि आपका तो स्थायीकरण हो जाना चाहिए था। 5 साल हो गया, केजरीवाल जी ने वादा किया था। तो उन्होंने कहा हमें बेवकूफ बना गए, हम क्या कर सकते हैं। मित्रों, उन्होंने कहा था जन लोक कल्याण लोकपाल बिल लाएंगे। जन लोकपाल बिल की जगह ये अपने चंपू जैसे लोकपाल को बिठा दिए। अन्ना भी कहते हैं इतना बड़ा छल मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मित्रों, जो लोकपाल के आंदोलन की निपज है, उपज है, वो मुख्यमंत्री बन गए मगर लोकपाल नहीं लाए। उन्होंने कहा था हम यमुना जी का पानी स्वच्छ कर देंगे। मैं आज सदर बाजार के हजारों लोगों के सामने कहने आया हूं, केजरीवाल जी आपने यमुना जी का पानी अगर स्वच्छ किया है तो यमुना जी में एक डुबकी लगाकर मुझे जरा बता दो, एक गोता लगाकर बता दो, मैं मान जाऊंगा पानी स्वच्छ हुआ। और अगर आपको नदियां कैसे स्वच्छ होती है वो सीखना है तो कुंभ में चले जाते, प्रयागराज में चले जाते, इलाहाबाद चले जाते, गंगा में डुबकी लगाते तो मालूम पड़ता मोदी जी और योगी जी ने गंगा मैया को कैसे स्वच्छ किया है, तो मालूम पड़ गया। मित्रों, ये झूठ के अलावे कुछ नहीं। मित्रों, उन्होंने कहा था हम चुन कर आएंगे तो बंगला नहीं लेंगे, हम चुन कर आएंगे तो गाड़ी नहीं लेंगे। बच्चों की कसम खाएगी, बच्चों की। याद है ना आपको?
पुराना होगा इसलिए याद कराता हूं, याद है ना? मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बंगले में रहना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, देश विदेश के लोग मिलने आते हैं, अच्छी सुविधा चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। गाड़ी भी ले लोगों के काम करने के लिए, परंतु आपने ऐसा वादा कर वोट ले लिए, बाद में आपने गाड़ी और बंगलो क्यों लिया? शपथ होने के बाद सबसे पहली फाइल साइन करी उन्होंने, खुद के बंगलो और गाड़ी लेने की फाइल साइन करी। मित्रों, खुद के बंगलो और गाड़ी लेने की, ये झूठ बोलने के अलावे कुछ नहीं। पूरी दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। ये अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के लिए 2015 और 17 में मोदी जी ने उनके पास नक्शे मांगे, सीमाएं मांगी, मगर उन्होंने नहीं दिया। 2 साल होंगे 2 साल होंगे 2 बार कहा। 19 में मोदी जी आए, इस बार मोदी जी ने पत्र भी नहीं लिखा, उनको पूछा भी नहीं, सैटेलाइट से इसका पिक्चर बनाया, इनके नक्शे बनाए और 1731 कॉलोनी में रहने वाले सभी 40 लाख लोगों को अपने मकान का मालिक करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, आज मैं आपको कह कर जाता हूं, सदर बाजार में झुपड़पट्टी के अंदर रहने वाले मेरे भाई और बहनों, बस्ती में रहने वाले भाई और बहनों को मैं कहने आया हूं कि 5 साल के अंदर हर झोपड़पट्टी पे जहां झोपड़ी है वही 2 कमरे का मकान नरेंद्र मोदी सरकार देने वाली है, पक्का मकान देने वाली। हम केजरीवाल जैसे नहीं है भाई, जो बोलते हैं वो, जोर से बोलो, बोलते हैं वो, और मोदी है तो। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई। आयुष्मान भारत योजना क्या? इस देश के 10 करोड़ गरीब परिवार, 60 करोड़ गरीब लोग, आज अगर गरीब का बाप बीमार पड़ जाता है तो बेटा इलाज नहीं करा पाता है, अस्पताल में ले जाने का उसका कोई मादा ही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता नहीं, डॉक्टर नहीं, कहां जाए वो बताइए। और मोहल्ला क्लिनिक में ऑपरेशन हो सकता है क्या? जरा जोर से बोले, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? मोदी जी एक योजना लाए, आयुष्मान भारत योजना। 50 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ फैमिली को 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, टेस्टिंग, दवाइयां और घर पे जाने के 300 रुपया अलग से, ये सारा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार देती है। देश में 1 करोड़ गरीबों के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, 1 करोड़ गरीबों का। अगर आप लोग ताली मत बजाओगे, सदर बाजार वालों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं करी। उनको डर है कि अगर आयुष्मान भारत योजना लागू करी तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भैया केजरीवाल, कहां से ईश्वर ने आपको ऐसी खोपड़ी दी है? तुम्हें मालूम नहीं है, मोदी जी पहले से दिल्ली वालों के दिल में बसे हुए हैं। ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम देख लो तो भी मालूम पड़ेगा। मगर मैं आज आपको वचन दे दिया, सदर बाजार के अंदर जितने गरीब भाई बहन रहते हैं उनको वचन देने आया हूं। भाजपा के मुख्यमंत्री की शपथ होने के बाद 1 ही घंटे में आयुष्मान भारत योजना को हम लागू कर दिल्ली में 5 लाख तक का पूरा खर्चा केंद्र सरकार देगी। मित्रों, इन्होंने खुद कुछ नहीं किया, मोदी जी करना चाहते हैं तो करने नहीं, ऐसी सरकार नहीं चल सकती। मित्रों, मैं आज, अरे भाई डंडा कौन चलाए, साइड पर खड़े रहो पुलिस वाले। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया, 2019 के चुनाव में आपने मोदी जी को 7 की 7 सीटें दे दी। हमारे भाई हर्षवर्धन को यहां से सांसद बनाकर भेजा, देश ने 303 सीटें दे दी और पूर्ण बहुमत दे दिया, राज्यसभा में भी बहुमत दे दिया। मोदी जी ने 6 महीने के अंदर ही एक के बाद एक देश की सारी 70 साल पुरानी समस्याओं को समाप्त
मुझे बताओ माताओं भाइयों बहनों, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कश्मीर इस देश का अभिन्न हिस्सा बने? जोर से बोलो, चाहते हो या नहीं चाहते हो? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये जवाहरलाल नेहरू जी 370 डाल के गए थे, 70 साल हो गए, किसी की हिम्मत नहीं थी कि 370 को हाथ, किसी की हिम्मत। मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, मोदी जी आए, राज्यसभा में बहुमत मिला, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर। और मित्रों, 26 जनवरी को कश्मीर के अंदर हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों तक लहराता हमने देखा था, और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। ये कहते थे खून की नदियां बह गई, रक्तपात हो गया, क्या हुआ भाई? हुआ कुछ? एक भी गोली चली? मित्रों, इन लोगों ने 370 को इसलिए नहीं छूते थे कि अपनी वोट बैंक से डरते थे। सदर बाजार वालों, आप उनकी वोट बैंक हो क्या? ये राहुल बाबा और केजरीवाल एंड कंपनी की वोट बैंक हो? जोर से बोलो, केजरीवाल एंड कंपनी की वोट बैंक हो? उनकी वोट बैंक कौन है? उनकी वोट बैंक कौन है? जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है? और जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है? हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से। जो देश के हित में है वो हम करेंगे। पूरा देश 500 सालों से चाहता था कि अयोध्या के अंदर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहीं भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। सभी लोग बताओ, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे? मित्रों, केस जब आता था, एक केजरीवाल, राहुल बाबा एंड कंपनी खड़ी हो जाती थी, एक कपिल सिब्बल खड़े हो जाते थे, अभी मत चलाइए। क्यों भैया कपिल, आपके पेट में क्या दुखता है? मोदी जी आए, कोर्ट में केस लगा और कहा, विनंती करी कि तुरंत चलाइए। कोर्ट ने केस चला दिया। 5 जजों ने एक यूनानिमस जजमेंट दिया कि वही मंदिर बनेगा जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और सदर बाजार वालों, मैं आज आपको वचन देकर जाता हूं कि 4 महीने के अंदर वही जगह पे जहां राम लल्ला जन्मे थे, अयोध्या में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। तो भव्य राम, मित्रों मुझे बताओ, ये आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहती थी कि वहां मंदिर बने? जरा बताओ क्यों? तो आप उनकी वोट बैंक हो क्या? पीछे तक बोलो, आप उनकी वोट बैंक हो। ये मकान वाले बोले, आप उनकी वोट बैंक हो। उनकी वोट बैंक कौन है? जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है? हम नहीं डरते हैं वोट बैंक की राजनीति से। हम वही मंदिर बनाएंगे जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। मित्रों, जेएनयू के अंदर नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। हमने कन्हैया कुमार और उमर खालिद को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला। अच्छा किया या बुरा किया? भारत के टुकड़े करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना? मित्रों, हमने जेल की सलाखों के पीछे डाला। फिर से राहुल बाबा एंड केजरीवाल एंड कंपनी आ गई कि इनको, भाई सुनो, इनको मत डालिए, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार। राहुल बाबा, भैया केजरीवाल, हम वाणी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सहमत है। आपके मन में जितना भी गुस्सा है हमें गाली दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। पेट न भरे तो मेरी पार्टी को दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। बाद में भी पेट न भरे तो मोदी सरकार को दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे।
मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो आप जेल की सलाखों के पीछे ही रहोगे, जेल की सलाखों। मित्रों, हमने उमर खालिद और कन्हैया कुमार को जेल में डाला और प्रोसिक्यूशन की परमिशन मांगी। केजरीवाल बाबू आज तक प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं देते। मेरा गला बैठ गया, पूछ पूछ कर गला बैठ गया। मेरे गले की भी दया नहीं, हाँ भी नहीं कहते हैं, ना भी नहीं कहते। मैं सदर बाजार वालों को पूछना चाहता हूं, ये झाड़ू वाले आए तो उनको पूछोगे कि उमर खालिद को जेल में डालने की परमिशन दोगे या नहीं दोगे? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे आप पार्टी वालों को? अभी ये शर्जील इमाम, उसने कहा आसाम के टुकड़े, आसाम को काटकर भारत से अलग कर। क्यों भाई, आपका है क्या? हजारों जवान ने आसाम को बचाने के लिए 62 की लड़ाई में अपना खून इस भूमि पर बढ़ा है। कोई आसाम को हमसे छीन नहीं सकते। क्या समझते हैं? हमारी पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में डाला। केजरीवाल जी ने अगले दिन ट्वीट किया कि अमित भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है, शर्जील इमाम को क्यों नहीं पकड़ती? अब हमने तो उनका मान लिया, दूसरे दिन पकड़ लिया। मगर अब वो परमिशन देने की बात आती है तो मौनी बाबा बने बैठे हैं, परमिशन नहीं। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलिए, देना चाहिए या नहीं देना? मित्रों, जो लोग देश के हित की, देश की सुरक्षा की बात में भी राजनीति करते हैं, उनको राजनीति में वोट मांगने का अधिकार नहीं। मित्रों, यहां पर आप सभी लोग हो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी सीएए लेकर आए और इन लोगों ने सीएए में मुसलमान भाई बहनों को भड़काना शुरू करा। क्या भड़काते हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं कह कहकर थक गया। मोदी जी ने स्वयं भी कहा कि सीएए में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, नागरिकता देने का। और नागरिकता किसको देनी? माताओं, भाइयों, बहनों, किसको देनी? धर्म के आधार पर एक कांग्रेस पार्टी ने देश के दो टुकड़े कर, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना। वहां पर जो हजारों हिंदू सिख रहते थे, उनको उस वक्त के कांग्रेस के नेताओं ने ढाढ़स बधाई, अभी मत आइए, अभी मत आइए, बाद में आइए, जब भी आओगे हम आपको नागरिकता देंगे। वो रह गए बेचारे, 30% थे और 3% उनकी बच्चियों को उठा ले गए, उनके साथ नाबालिग बच्चियों के साथ निकाह पढ़ा दिया, धर्म परिवर्तन कर, हजारों लोगों के घर छीन लिए, उनके खेत छीन लिए। करोड़ों के मालिक आज दाने दाने को मोहताज हो। उनके पास ना घर है, ना पढ़ने का अधिकार है, ना स्वास्थ्य है, ना खाने को कुछ है, ना नौकरी है। उनके बच्चों को स्वास्थ्य का भी अधिकार नहीं मिला। इनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाइयों, जो अफगानिस्तान से मेरे सिख भाई आए हैं, पाकिस्तान से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानियों की चिंता कर रही है। अरे केजरीवाल, ये दिल्ली जहां आपको दिल्ली ने चुना है, वो दिल्ली में 1/3 लोग पाकिस्तान से आकर यहाँ पर बसे हैं। वो हमारे भाई बहन, माता पिता। आपके अंदर दिल नहीं है, कोरी राजनीति करते हो। मैं आपको बताने आया हूं, आपको जितना विरोध करना है कर दो। हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आए हैं, उनका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। तो मेरा और आपका। मित्रों, इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी नागरिकता देने का बिल लेकर आए, इन्होंने दिल्ली में दंगे करा दिए। देखे थे ना दंगे, बसें जलती हुई टीवी पर देखी थी ना। कौन जलाता था मालूम है ना? मालूम है ना? किसने समर्थन किया मालूम है ना? मित्रों, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी जो कहती है वी आर विद शाहीन बाग, वो दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर सकती। जिस शाहीन बाग पर देश के अंदर आजादी के नारे लगे,
किससे आजादी चाहते हैं? कहां आजादी चाहते हैं? ये देश का 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आज इस देश के अंदर हमारा खुद का राज। किससे आजादी? जो लोग ये कर रहे हैं वो दिल्ली को सुरक्षित रख सकते हैं? भाइयों बहनों बताओ, जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? इनको ये चुनाव में वोट मांगने का अधिकार है क्या? वो आएंगे झाड़ू वालों के तो पूछोगे क्या? मित्रों, ये लोग देश को सुरक्षित नहीं कर सकते, देश को विकसित नहीं कर सकते, देश को दुनिया में सम्मान नहीं दिला सकते, हमारी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। देश के अंदर विकास करना है, देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, देश के अंदर शांति और सुरक्षा लाना है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ला सकते हैं मित्रों, और कोई नहीं ला सकते। मैं आज ये हजारों लोगों को कहने आया हूं, माताओं भाइयों बहनों, चुनाव के दिन जरा भी आलस मत करना, जरा भी आलस। मैं जानता हूं हमारी वीकनेस क्या है। आप भाषण सुनने आओगे, रैली में आओगे, मतदान के दिन टेलीविजन पर टीवी देखने बैठ जाओगे और उनकी वोट बैंक लाइन लगाकर वोट करो। मित्रों, ये चुनाव आलस करने का चुनाव नहीं है, दिल्ली को सुरक्षित और विकसित करने का चुनाव है। यहाँ पर जितने माताएं भाई बहनें बैठी हैं, वो सभी ये सभा समाप्त होने के बाद 50-50 लोगों को फोन करे, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, चाचा को, चाची को, फूफी को, फूफा को, दोस्त को 50 फोन करने हैं कि कमल के निशान पर बटन दबाना। दबाएंगे क्या? फोन करेंगे क्या? देखो, मैं आपको बता देता हूं सदर बाजार वालों, मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बहुत सारे काम किए। व्यापारी आयोग की रचना की है, 3000 रुपए का पेंशन दिया है, ढेर सारे काम करे। मगर ये सारे मुद्दों के कारण हम वोट मांगने नहीं आए हैं। मोदी जी दिल्ली को विश्व की सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाना चाहते हैं। मोदी जी दिल्ली और देश को सुरक्षित करने चाहते हैं। बटन आप सदर बाजार में दबाना, कमल के निशान पर ही दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन सदर बाजार में दबे और करंट, कहां करंट लगे? कहां करंट लगे? करेंगे क्या? जेपी को विधायक बनाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे